हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि कौन सा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, THE द इंग्लिश का वो वर्ड है, वो शब्द है, वो अल्फाज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है एवरीवन, आप इंग्लिश को किसी भी लैंग्वेज को लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि द सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा आप द को लिखते हैं, सबसे ज़्यादा आप द को पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा आपको द दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा आपको द सुनाई देता है। तो द इज़ द मोस्ट यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश, इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है एवरीवन, तो द एक तरीके से इस वे में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का। चलिए अब बताइए कि द के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड कौन है? द के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड यूज़ होता है तो वो है ऑफ। ठीक है, ऑफ इज द सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑफ के बाद आपके एंड की बारी आती, एंड के बाद आपके टू की बारी आती। ठीक है एवरीवन, और फिर पांचवें पायदान पर आता है ए। तो ये वो 5 शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अच्छा, आपके एन की भी बारी आती है 37वें पायदान पर। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इंग्लिश में, और क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इनका यूसेज हमें मालूम होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ करें और कहाँ ना करें, है ना। अब इन शब्द समूह में 3 शब्द ऐसे हैं, द, ए और एन, जिनके बारे में हम अभी आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो 3 शब्द हैं द, ए और एन, जिनको हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर आर्टिकल को पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर आर्टिकल को पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं एवरीवन कि आर्टिकल होता क्या है। सो आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ डिटरमिनर। अगर कोई पूछे आपसे कि आर्टिकल क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म्स में, ग्रामर के टर्म्स में आर्टिकल क्या होता है, तो आप उनको ये बताएंगे कि इट इज अ काइंड ऑफ डिटरमिनर। आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर होता है। ठीक है, अभी डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर एवरीवन एक तरह का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो आपको पता होगा, इसी को बोलते हैं हिंदी में विशेषण। एडजेक्टिव क्या है? एक तरह का वर्ड है, एक तरह का शब्द है ना, जिसका काम होता है क्वालिफाई करना, विशेषता बतलाना, गुण बतलाना, है ना। किसको किसको? किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। आप सबको पता है कि नाउन और प्रोनाउन 2 तरह के शब्द होते हैं। अब नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव कहा जाता है। नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है, शब्द है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो डिटरमिनर एक तरह का एडजेक्टिव ही है एवरीवन। डिटरमिनर एक तरह का एडजेक्टिव ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्वालिफायर है, ये भी क्वालिफाई करता है। लेकिन देखिए अंतर यहाँ पे आता है, ये क्वालिफाई करता है, ये विशेषता बतलाएगा सिर्फ नाउन की, प्रोनाउन की नहीं। समझ पा रहे हैं अंतर? तो जो सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करे वो डिटरमिनर, नाउन और प्रोनाउन दोनों को जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव। तो हमारा आर्टिकल एक तरह का डिटरमिनर है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव है, लेकिन ये सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करेगा, सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करेगा, सिर्फ नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ बताएगा, कोई ना कोई जानकारी हमें देगा। आगे की बात क्या है एवरीवन कि आर्टिकल 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं डेफिनिट और दूसरे को बोलते हैं इनडेफिनिट। एक को बोलते हैं एवरीवन डेफिनिट और दूसरे को बोलते हैं इनडेफिनिट, है ना। आप सबको पता होना चाहिए कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए को, एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं।
तो आर्टिकल के टाइप 2 हैं, संख्या 3। टाइप 2 कौन कौन? डेफिनिट और इंडेफिनिट। संख्या 3 कौन कौन? द, ए और एन। तो ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है एवरीवन आर्टिकल, इसमें हमें इन्हीं 3 शब्दों के बारे में पढ़ना है, द, ए और एन, कि कौन कहाँ यूज होगा और फिर कौन कहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एवरीवन। इंडेफिनिट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ए को, एन को कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अभी आपने सुना एवरीवन कि ए एन जो है वो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ए एन भी तभी यूज होगा जब आप किसी नाउन को यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में। ए एन भी तभी यूज होगा जब आप अपने सेंटेंस में किसी नाउन को यूज कर रहे हो, उसी नाउन को क्वालिफाई करने ए एन आएगा। नाउन नहीं होगा तो आपको समझ में आनी चाहिए बात कि आर्टिकल नहीं होगा। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि नाउन को छोड़कर इंग्लिश में, अंग्रेजी में 7 प्रकार के शब्द और होते हैं। नाउन को छोड़कर 7 प्रकार के और शब्द होते हैं। तो सिर्फ नाउन के ही पहले आपको एन यूज करना है ना। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आपको ए एन यूज नहीं करना है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है ऑनेस्ट, है ना, एक वर्ड है ऑनेस्ट। आप सबको ही बताइए ऑनेस्ट के पहले क्या होगा, ए होगा कि एन होगा? तब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ऑनेस्ट के पहले एन होगा। ठीक है, देखिए, जो लोग बोलेंगे ना कि ऑनेस्ट के पहले ए होगा, वो गलत बोलेंगे। जो लोग बोलेंगे कि ऑनेस्ट के पहले एन होगा, वो भी गलत बोलेंगे। ऑनेस्ट के पहले ना तो ए होगा ना तो एन होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये नाउन ही नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो विशेषण है। बात समझ में आ रही है? नाउन के ही पहले ए एन आना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि अंग्रेजी का हर शब्द नाउन ही होता है? हर शब्द के पहले लगा दोगे क्या ए एन? हर शब्द के पहले ए एन नहीं लगेगा। नाउन के पहले, नाम के पहले, संज्ञा के पहले ही एन लगेगा। बाकी शब्द प्रकार के पहले ए एन यूज नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको काट दिया। तो नाउन के ही पहले ए एन यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, उस वर्ड का सिर्फ नाउन होने से काम नहीं चलेगा। नाउन के साथ साथ उसमें 2 और क्वालिटीज होनी चाहिए, 2 और विशेषता होनी चाहिए, तब भी उसके पहले ए एन लगेगा। ठीक है, अब नाउन के साथ साथ ना वो काउंटेबल भी होना चाहिए। नाउन के साथ साथ वो काउंटेबल भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नाउन 2 टाइप का होता है, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, है ना। एक वो नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, दूसरा वो जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसके पहले ए एन नहीं लगता है, जिसको आप गिन सकते हैं उसी के पहले ए एन यूज होता है। ठीक है, जैसे आप देखो, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ऑयल। तो ऑयल के पहले क्या होगा बताइए, ए होगा कि एन होगा? तो ऑयल के पहले ना तो ए होने वाला है ना तो एन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये नाउन है लेकिन काउंटेबल नहीं है, और वो तो नाउन ही नहीं था। ऑनेस्ट तो नाउन ही नहीं था, तो काउंटेबल होना भी जरूरी। काउंटेबल के साथ साथ एवरीवन सिंगुलर होना भी जरूरी है उसका। काउंटेबल के साथ साथ उसका सिंगुलर होना भी जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि काउंटेबल नाउन 2 टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, सिंगुलर नाउन के ही पहले एन आता है, प्लूरल नाउन के पहले ए एन नहीं आता है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, 1 सिंपल वर्ड्स में, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। तो जो चीज संख्या में, वचन में एक है, उसी के पहले हम ए एन लाने का सोच सकते हैं। जो चीज है ना संख्या में एक से अधिक है, उसके पहले ए एन आएगा नहीं। ठीक है एवरीवन, तो देखिए, जिस शब्द में ये 3 चीजें होंगी, उसके पहले हम ए एन लगाने का सोचेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। देखिए, अभी मान लीजिए लिखा हुआ है कैटल, तो क्या लगता है आपको, ए होगा कि एन होगा? ना ए होने वाला है ना ही एन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले ए एन यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें एवरीवन जिस वर्ड में होंगी उसके पहले हम ए एन लगाने का सोच सकते हैं। अब ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे वो डिसाइड होगा अंत में।
ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे वो डिसाइड होगा अंत में उस वर्ड के स्टार्टिंग साउंड से। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, सबसे पहले वो स्टार्टिंग साउंड चेक करने लगते हैं। सबसे पहले वो स्टार्टिंग साउंड चेक करते हैं। स्टार्टिंग साउंड अंत में चेक होना चाहिए। सबसे पहले क्या चेक होना चाहिए कि वो वर्ड नाउन है कि नहीं। अगर नाउन है तभी आगे देखेंगे, नाउन नहीं है तो कहानी खत्म, ना ए लगेगा ना एन, है ना। उसके बाद देखेंगे काउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल है तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कहानी खत्म, है ना। अगर सिंगुलर है तब आगे बढ़ेंगे, तब साउंड देखेंगे, नहीं तो कहानी वहीं पे खत्म। चलिए, अब आप सबको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड दो में से किसी एक साउंड से स्टार्ट होता है। वो या तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा और या तो वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा। सुन रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। इंग्लिश का, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द दो में से एक साउंड से स्टार्ट होता है। वो या तो कॉन्सोनेंट साउंड से चालू होता है, नहीं तो वॉवल साउंड से चालू होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड 24 हैं और वावल साउंड 20 हैं। यानी अंग्रेजी में 44 प्रकार की आवाजें होती हैं, 44 प्रकार के साउंड होते हैं। सुन रहे हैं। देखिए यहां से फिर बात सिंपल है। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम ए यूज करेंगे, और कोई वर्ड अगर वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम एन यूज करेंगे, है ना। अब देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में लेटर्स सिर्फ 26 है लेकिन साउंड 44 है। लेटर्स सिर्फ 26 है लेकिन साउंड 44 है। तो वही 26 लेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 44 साउंड को बनाता है। या यूं कहें उन 44 साउंड का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। तो लेटर से देख पाना कि वो कौन से साउंड स्टार्ट हो रहा है थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहीं पर हम अपनी भाषा हिंदी की सहायता लेते हैं, हिंदी का हेल्प लेते हैं और आसानी से पकड़ लेते हैं कि कौन से वर्ड के पहले ए होना चाहिए और कौन से वर्ड के पहले एन। ठीक है, यहां पे देखिए आप एग्जाम्पल यहां पर आप एक एग्जाम्पल देखो। ये एक वर्ड है यूरोपियन। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसके पहले ए होगा कि एन होगा। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, ये कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट हो रहा है कि वावल साउंड से? नहीं, सबसे पहले देखो ये नाउन है कि नहीं, ये नाम है कि नहीं। बिल्कुल नाम है, पर्सन का नाम है। गिन सकते हैं कि नहीं, नाउन है। गिन सकते हैं कि नहीं, गिन भी सकते हैं, पर्सन है। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। अब ये तीन चीजें होंगी तभी अंत में स्टार्टिंग साउंड देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अंत में देखना है स्टार्टिंग साउंड, शुरुआत में नहीं। ठीक है, अब देखिए अभी हिंदी की सहायता कैसे लेंगे। अभी वो जो वर्ड लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हैं उसी चीज को हिंदी में लिखिए इस तरह से। यूरोपियन कुछ इस तरह से लिखेंगे, यूरोपियन कुछ इस तरह से लिखेंगे हिंदी में। अब देखिए हिंदी में लिखने के बाद पहले अक्षर को घेर दीजिए, पहले अक्षर को घेर दीजिए। उसके बाद देखिए कि हिंदी शब्द का जो पहला अक्षर है वो क्या है, वो व्यंजन है कि स्वर है। ठीक है, तो यू य से बना है और ये व्यंजन ही है, ये व्यंजन ही है। अगर हिंदी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन आ जाता है, ध्यान से सुनना है, हिंदी शब्द का पहला अक्षर अगर व्यंजन आ जाता है, इसका मतलब है कि इंग्लिश का ये वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले ए लगना चाहिए। तो अ यूरोपियन बोलेंगे, एन यूरोपियन नहीं, क्योंकि वो यू साउंड स्टार्ट हो रहा है और यू साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है। हालांकि आपको पहला लेटर ई दिख रहा होगा। ठीक है, तो लेटर देख के हम ए नहीं लगाते हैं, अक्षर देख के हम ए नहीं लगाते हैं, हम साउंड सुन के ए लगाते हैं। देखिए सुनिए, कॉन्सोनेंट बोलने में और कॉन्सोनेंट साउंड बोलने में अंतर है, वावल बोलने में और वावल साउंड बोलने में अंतर है। कॉन्सोनेंट मतलब अक्षर और कॉन्सोनेंट साउंड मतलब आवाज। ठीक है, वावल मतलब अक्षर, वावल साउंड मतलब आवाज। अब देखिए वावल सिर्फ 5 है लेकिन वावल साउंड 20 है ना। अक्षर 5 है लेकिन आवाजें 20 है। समझ पा रहे हैं अंतर। और कॉन्सोनेंट यानी जो अक्षर है वो कितने हैं? 21 है, 21 है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 24 है। समझिए इस डिफरेंस को, है ना। वावल और वावल साउंड एक ही चीज नहीं होता है, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड एक ही चीज नहीं होती है। तो हमें लेटर नहीं देखना है, हमें अक्षर नहीं देखना है, हमें सिर्फ वावल नहीं देखना है, हमें वावल साउंड देखना है। हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए उसके पहले ए लगा है। ठीक है एवरीवन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
एसपी है, एसपी, एसपी है। अभी पूछा जा रहा है उसके पहले ए होगा कि एन होगा, ठीक है। तो अब सीधे साउंड मत चेक करो, सबसे पहले क्या देखना है कि वो नाउन है कि नहीं। नाउन है, पर्सन का नाम है। गिन सकते कि नहीं, बिल्कुल गिन सकते हैं। सिंगुलर है कि नहीं, बिल्कुल सिंगुलर। अब साउंड देखो, अब स्टार्टिंग साउंड देखो। तो एसपी को अगर हम हिंदी में लिखे तो ऐसे ही लिखेंगे ना। अब देखिए पहला अक्षर क्या है, ए है, स्वर है कि व्यंजन है, वो स्वर है, तो वावल साउंड स्टार्ट होने लगा। तो हिंदी शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर आ जाता है, हिंदी शब्द का पहला अक्षर क्या आ जाता है, स्वर, इसका मतलब वो वावल साउंड स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो नंबर है, संख्या है साउंड का और वावल का, है ना, सेम नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे हिंदी की अपनी भाषा की हेल्प लेनी पड़ रही है। हिंदी के माध्यम से जा रहे हैं तो बड़े इजीली बता पा रहे हैं हम कि ए लगाना है कि एन। नहीं तो फिर अगर अंग्रेजी के माध्यम से जाएंगे तो मुझे आपको 24 कॉन्सोनेंट साउंड बताने होंगे और 20 वावल साउंड बताने होंगे, तब आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन सा साउंड कॉन्सोनेंट है और वावल है, तब फिर आपको हिंदी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है। अब ए एन के बाद आगे बढ़ेंगे द की ओर। चलिए एवरीवन, अब बारी है डेफिनिट आर्टिकल द की। ए एन की यूसेज को हमने देख लिया, अब बारी है डेफिनिट आर्टिकल द की। द को देखने की बारी है। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं द का। देखिए द का मतलब वही होता है जो दिस या दैट का होता है, ठीक है। दिस का मतलब क्या होता है, यह, दैट का मतलब क्या होता है, वही, ठीक है। तो दिस और दैट का वीकेंड फॉर्म है द, है ना। दिस को और दैट को कमजोर कर करके द बना दिया गया है। इतना कमजोर कर दिया गया है द को कि सेंटेंस में जब वो यूज होता है तो उसका अपना कोई मीनिंग ही नहीं होता। ये नोटिस किया होगा आपने कि हर शब्द का एक अर्थ होता है लेकिन द का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। सेंटेंस में नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता तो है ही। सुन ही रहे हैं आप, देख ही रहे हैं आप, दिस या दैट, ठीक है। ये तो मीनिंग था, ये तो मतलब था, ये तो अर्थ था। चलिए आते हैं आप फंक्शन पर, यूसेज पर आते हैं कि कब कब द को यूज करना है। सबसे पहले मेन फंक्शन, मेन यूज, है ना एवरीवन। मेन फंक्शन, मेन यूज। जैसा कि हम द का नाम है डेफिनिट आर्टिकल, तो वो नाम उसके काम पे रखा गया है। द का काम क्या होता है, द का काम है किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज कर देना, किसी भी नाउन को, नाम को, संज्ञा को खास बना देना, विशेष बना देना, निश्चित कर देना, ठीक है। सेंटेंस में कोई नाउन है, कोई नाम है, कोई संज्ञा है, वो खास नहीं है, वो विशेष नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, वो आम है, वो जनरल है। अगर आप उसको पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं तो बस आप उसके पहले द लगा दीजिए, वो पर्टिकुलराइज हो जाएगा। ये उसका मेन फंक्शन है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए दो सेंटेंस लिखा है मैंने। पहला सेंटेंस है वी सॉ अ डियर, सेकेंड सेंटेंस इज द डियर वॉज डेड। सो यू कैन सी द वर्ड डियर इन बोथ द सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं डियर शब्द को दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस में डियर के पहले ए है और सेकेंड सेंटेंस में डियर के पहले क्या है, द है। ये डिफरेंस क्यों है, ये अंतर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप फर्स्ट सेंटेंस कह रहे थे कि वी सॉ अ डियर, तो डियर उस सेंटेंस में पर्टिकुलर नहीं था, स्पेशल नहीं था। आपने कहा हम लोगों ने हिरन देखा, तो हिरन कोई भी हिरन हो सकता है ना। देयर वॉज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट डियर, सो यू टोल्ड अ डियर, इसलिए आपने क्या कहा, अ डियर का। बट when you were talking about the deer for the second time, now the deer is no more general, the deer has become special। जो deer है वो special बन गया है। नहीं, कैसे? deer मरा हुआ था, है ना, हिरन मरा हुआ था, तो कोई भी हिरन मृत था क्या? कोई भी हिरन मृत था? नहीं। कौन सा हिरन मृत था? जिसको आपने देखा था। तो जिसको आपने देखा था वो कोई भी हिरन हो सकता था, इसीलिए अ डियर। लेकिन जिसको आप मरा हुआ बोल रहे हैं वो कोई भी हिरन नहीं है। वो कौन सा हिरन मर गया है, कौन सा हिरन मरा हुआ है? जिसको आपने देखा है। तो इस मायने में, इस लिहाज से, इस वे में सेकंड सेंटेंस का डियर पर्टिकुलर है, इसीलिए वहां पे आपको द दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? किसी भी नाउन को खास बनाना है तो उसके पहले द लगाना होगा। वहां हमें खास दिखाना था क्योंकि हम किसी भी डियर की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। किसी भी हिरन की बात हम नहीं कर रहे थे। यही अगर आप यहाँ पे ए लगा देंगे तो अ डियर वाज डेड, तो मीनिंग आएगा कि हाँ कोई भी हिरन मरा हुआ था,
है ना, हिरन वहाँ पे पर्टिकुलराइज नहीं होगा, हिरन के बारे में और आपने डेयर के बारे में और आपने पहले से कुछ नहीं बोल रखा है। अच्छा, इस रूल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नाउन को आप सेकेंड टाइम बोलते हैं, है ना, पहली दफ़ा छोड़ के दूसरी दफ़ा बोलते तो पर्टिकुलराइज ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, उसके पहले आप द लगाते ही हो। तो ये द का मेन फंक्शन है, ये द का मेन यूज़ है। द इसी बात के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इस चीज़ को भी नोटिस करना कि हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में हम किसी न किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करते ही हैं और उसके पहले द लगाते ही। अपने इसी मेन फंक्शन की वजह से द अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। ठीक है, अब ये तो मेन फंक्शन था ही, ये तो एक यूसेज था ही। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीवन 9 और यूसेज हैं द के, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अदर यूसेज, पहला पॉइंट एवरीवन, पहला यूसेज ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि द इज ऑल्सो यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। द का इस्तेमाल सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी होता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि नाउन इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, याद है कि भूल गए? अब बताइए चौथा कौन होगा? प्रॉपर नाउन। पांचवा कौन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दीज आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट। अब सुनिए, नाउन 5 प्रकार का जरूर होता है एवरीवन इंग्लिश में, लेकिन ये पहला पॉइंट कह रहा है कि द तो भैया कॉमन नाउन के ही पहले यूज होगा। द किसके पहले यूज होगा? कॉमन नाउन के ही पहले यूज होगा। बाकी चारों के पहले द नॉर्मली यूज नहीं होता है। बाकी जो 4 प्रकार हैं उनके पहले द नॉर्मली यूज नहीं होता है। नॉर्मली कॉमन नाउन के ही पहले यूज होता है वो, और वो भी कब? जब वो कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तब। एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं। देखिए, द काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। अब आपको यहाँ पे द दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो वर्ड है काउ, ये नाउन है, आप सबको पता है। गाय नाम है, जानवर का नाम है, पशु का नाम है। आपको ये भी मालूम है कि ये कॉमन नाउन है। तो बताइए मुझे आप, ये कॉमन नाउन इस सेंटेंस में कैसे? कॉमन नाउन तो उसको बोलते हैं ना जो अपने पूरे क्लास को सिंबलाइज करता है, जो अपने पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। मतलब बात किसी एक के बारे में कही जाती है लेकिन वो लागू पूरे जाति पर होता है। तो क्या ये जो बात कही जा रही है घास खाने वाली, वो पूरे जाति पर लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है ना। नाम एक का लिया गया लेकिन बात सबकी हो रही है, पूरी गाय जाति घास खाती है। तो ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए देखिए उसके पहले ये है। इस नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, काऊ के पहले द आया हुआ है। ठीक है, द काउ ईट्स ग्रास। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। द काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती है। अभी बताइए करेक्ट है कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हो गया ना। कैसे? क्योंकि ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द यूज नहीं होता है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? काउज ईट ग्रास। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? काउज ईट ग्रास। बात समझ में आ रही है? तो कॉमन नाउन के ही पहले लगाना है, वो भी तब जब वो सिंगुलर रहेगा। बाकी चारों के पहले द नहीं होता है। उनके लिए भी एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर एग्जांपल है, द ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। ध्यान है सबका उदाहरण पर। द ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, है ना। ये कहावत है, एक प्रोवर्ब है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अंततः ईमानदारी काम आती है, ईमानदारी से फायदा होता है, ईमानदारी से लाभ होता है। सो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, आपको पता होना चाहिए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अभी बताओ सब, ये सेंटेंस सही कि गलत? यस, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, है ना, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड द। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द यूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो सेंटेंस ऑनेस्टी से स्टार्ट होगा, द ऑनेस्टी से नहीं स्टार्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द नॉर्मली यूज नहीं होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, ना तो प्रॉपर नाउन के पहले होगा, ना मटेरियल के पहले, ना कलेक्टिव के पहले, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के पहले। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जितना हो सके उतना देखें, पॉइंट और कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए एवरीवन। द ऑनेस्टी
द ऑनेस्टी ऑफ राम इज नोन टू ऑल। ध्यान है इस वाक्य पर सबका। द ऑनेस्टी ऑफ राम इज नोन टू ऑल। राम की ईमानदारी के चर्चे हर जगह है। राम की ईमानदारी के बारे में सब लोग जानते हैं। देखिए फिर से आया ऑनेस्टी और फिर से उसके पहले द यूज कर दिया गया, तो गलत होगा ना इस बार? गलत होगा। इस बार सही है वो, इस बार ये सेंटेंस सही है। क्योंकि देखिए अब हम किसी भी ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम जनरल ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब खास ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ईमानदारी खास कैसे है? राम की ईमानदारी। समझ में आ रही है बात? वो खास हो गया, वो स्पेशल हो गया, दिखाना भी पड़ेगा, उसके पहले यहाँ पे द लगाना भी होगा। तो बात समझ में आ रही है कि बाकी जो 4 टाइप के नाउन है उनके पहले द नॉर्मली नहीं लगेगा, लेकिन जब खास बनाना होगा, विशेष बनाना होगा, निश्चित करना होगा, तो हर नाउन के पहले द आ जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। द टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। द टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। ध्यान दे रहे हैं, चाय एक लोकप्रिय पदार्थ है। चाय एक लोकप्रिय पदार्थ है। क्या लगता है, सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? द को रिमूव करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। और टी पहला वर्ड हो जाएगा इस सेंटेंस का, और पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। द टी वॉज हॉट। द टी वॉज हॉट। ध्यान दे रहे हैं, चाय गर्म था। अभी बताओ सही कि गलत? ठीक कहा आपने, ये सेंटेंस सही है। अभी द लगेगा टी के पहले। कैसे? क्योंकि हम किसी भी चाय की नहीं बात कर रहे, किसी पर्टिकुलर चाय की बात कर रहे हैं, है ना? चाय गर्म था। समझ में आ रही है बात? तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले लगाना है, प्लूरल के पहले नहीं लगाना है। इन चारों के पहले नॉर्मली नहीं लगाते हैं, जब खास बनाना होगा तो द लगाएंगे। तो ये था पहला पॉइंट एवरीवन। चलिए एवरीवन, सेकंड पॉइंट। ठीक है, देखिए 2 चीजें हैं सेकंड पॉइंट में। एक है ऑर्डिनल नंबर और दूसरा है कार्डिनल पॉइंट्स। इन दोनों के पहले आपको द यूज करना है। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट डायरेक्शन को बोलते हैं। कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं डायरेक्शन को, दिशा को। और सबको पता होना चाहिए कि दिशा 10 होते हैं, दिशाएं कुल 10 होती हैं, और 10 दिशाओं के नाम के पहले द यूज होता है ना? द ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, एग्जाम्पल हुए। दूसरी चीज है एवरीवन ऑर्डिनल नंबर। नंबर आपको पता है, नंबर आपको पता है संख्या को बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल। ऑर्डर मतलब होता है क्रम, और ऑर्डिनल मतलब हो जाता है क्रम सूचक। ऑर्डिनल मतलब हो जाता है एवरीवन क्रम सूचक। तो ऑर्डिनल नंबर का मतलब हो गया क्रम सूचक संख्याएं, है ना? तो क्रम सूचक संख्याएं कौन कौन होती हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये सब ऑर्डिनल नंबर है, इनके पहले भी द का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, देखिए द फर्स्ट डे, द सेकंड मैच, द थर्ड अंपायर। तो देख रहे हैं, फर्स्ट के पहले, सेकंड के पहले, थर्ड के पहले द आया। क्यों? क्योंकि वो नंबर है, वो ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर के पहले द यूज होता है। चलिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है एवरीवन? यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले भी द लगाना है। यूनिक का मतलब क्या? अनोखा, अद्वितीय, है ना? कोई ऐसी चीज जिसके जैसी दूसरी चीज नहीं है ना? तो ऐसी कोई भी चीज है एवरीवन, तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द यूनिवर्स, ये सारी चीजें यूनिक है। इन सब के पहले हम इसलिए द लगाते हैं। ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले भी द यूज करना है। आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में तो आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा, एक जादू देखने को मिलेगा। ठीक है, जादू में क्या देखने को मिलेगा? हम ना एक बहुत बड़ा बैग ले रहे हैं, बहुत बड़ा झोला ले रहे हैं। ठीक है, उस बैग में ना हमने क्या डाल दिया? द डाल दिया सबसे पहले। फिर क्या डाल दिया? एडजेक्टिव डाल दिया। फिर दोनों को मिक्स कर दिया। फिर बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि बाहर क्या निकल रहा है? प्लूरल नाउन निकल रहा है। हुआ कि नहीं मैजिक? हुआ कि नहीं जादू?
अब आप बोलेंगे कोई जादू है, जादू तो है, जादू से कम तो नहीं है, क्योंकि देखिए हमने बैग में क्या क्या डाला था, द और एडजेक्टिव, ठीक है, डाला था द, डाला था एडजेक्टिव, निकला क्या, प्लूरल नाउन। तो जादू में जादूगर ये नहीं दिखाता है क्या कि वो डालता कुछ और है निकालता कुछ और है। आपको क्या लग रहा है कि मैं बोर्ड गायब कर दूं, मैं खुद गायब हो जाऊं तब हुई वो जादू होगा? ऐसे जादू नहीं है वो, ये जादू ही तो है, ये नियम है अंग्रेजी का, अंग्रेजी ग्रामर का। क्या पॉइंट है, क्या नियम है भाई, कि एडजेक्टिव के पहले अगर आप द लगाते हैं, एडजेक्टिव के पहले अगर आप द लगाते हैं तो एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वो नाउन बन जाता है, विशेषण से नाम बन जाता है। वो कैसा नाम बन जाता है, प्लूरल नेम बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख के ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये एक वर्ड है, एडजेक्टिव है पुअर। पुअर का मतलब आप सबको पता है, गरीब होता है, निर्धन होता है। अब हम पुअर को अगर द पुअर कर देंगे तब इसका मतलब गरीब लोग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अंतर दिखा आपको, जादू दिखा। पुअर मतलब क्या, गरीब, द पुअर मतलब क्या, गरीब लोग, ठीक है। तो गरीब से गरीब लोग हो गया, कैसे, द के ऐड होने से। एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन हो गया, वो कैसे, द के ऐड होने से। एक और एग्जांपल देखिए, RICH, रिच। रिच मतलब अमीर। क्या है ये, कैसा शब्द है ये, एडजेक्टिव है, विशेषण है। द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग, धनी लोग, ठीक है। तो एडजेक्टिव में हमने द लगाया, क्या बन गया वो, प्लूरल नाउन बन गया। अब ये बताइए मुझे आप लोग कि POORS पुअर्स का मतलब क्या होगा, POORS पुअर्स का मतलब क्या होगा बताइए। पुअर्स एवरीवन कोई वर्ड ही नहीं होता है, कोई शब्द ही नहीं होता है ना। ये जो एडजेक्टिव है उसमें भी एस लगेगा क्या, ये एस तो हम नॉर्मली नाउन में ना लगाते हैं, काउंटेबल नाउन में लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगाते हैं ताकि हम उसको प्लूरल बना दें। ये एस बहुत सस्ता है क्या, हर शब्द में चिपकाते चल सकते हैं क्या उसको, नहीं। तो एडजेक्टिव में एस नहीं लगता क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल थोड़े बनता है यार। तो पुअर्स कोई वर्ड नहीं। अब ये बताना मुझे रिचेस का मतलब क्या होगा। अब आप बोलेंगे कि रिचेस भी कोई वर्ड नहीं होता है, रिचेस वर्ड होता है ना। तो बिना सोचे समझे, जाने बूझे, है ना, बोल नहीं देना किसी भी वर्ड के बारे में कि वो होता है कि नहीं होता है। वो ठीक है, एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन रिचेस वर्ड होता है। रिचेस का मतलब होता है वेल्थ, वेल्थ यानी धन दौलत, ठीक है, धन दौलत। पॉइंट समझ पा रहे हैं। एडजेक्टिव पे पहले द लगाएंगे, क्या बन जाएगा वो, प्लूरल नाउन बन जाएगा। दो एग्जाम्पल आपने देखा है, और एग्जाम्पल सुनिए, बताइए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, होगा कि नहीं होगा बताइए। ब्रेव मतलब बहादुर, द ब्रेव बहादुर लोग। ब्लाइंड अंधा, द ब्लाइंड अंधे लोग, होगा कि नहीं, अरे बोलिए। अच्छा, LAME लेम लंगड़ा, द लेम लंगड़े लोग। तो देख रहे हैं एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन हो जा रहा है, वो कैसे, द के लगते ही, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है आपसे, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने जा रहे हैं। देखिए, द 6 is not properly looked after in this हॉस्पिटल। ध्यान है सबका। एक एग्जाम्पल सेंटेंस है ना, बताना ये सही कि गलत। कह रहा है सेंटेंस, इस अस्पताल में, इस चिकित्सालय में बीमार लोगों की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं की जाती। बताइए सही कि गलत। और अगर गलत है तो कितनी गलतियां हैं, 2 गलतियां हैं इसमें। देखिए ये दोनों शब्द गलत है। पहली गलती क्या है, 6, ध्यान दे रहे हैं। सिक क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब बीमार होता है, प्लूरल तो बनता ही नहीं है वो। तो 6 इज नो वर्ड, 6 कोई शब्द ही नहीं। सही वर्ड क्या है भाई, सिक, ठीक है। और जैसे ही उसके पहले द लगता है वो प्लूरल नाउन हो जाता है, ठीक है, वो प्लूरल नाउन हो जाता है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वही है, द सिक। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होगा। इसके बदले क्या होना चाहिए, आर। इस गलत है, क्या होना चाहिए, आर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द सिक आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन दिस हॉस्पिटल। इस तरीके से ये सही होगा। समझ रहे ना बात को।
देखा एवरीवन, चौथा पॉइंट। चलिए एवरीवन, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। देखिए बात हो रही है किसकी, प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब वो नाउन, वो नाम है ना जो किसी खास का है, किसी स्पेशल का है, किसी विशेष का है, किसी निश्चित का है ना। प्रॉपर नाउन सबका नाम नहीं होता है। देखिए पहले पॉइंट की बात याद करिए एवरीवन, पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है कि कॉमन नाउन के पहले ही नॉर्मली द यूज होता है। अभी 5वें पॉइंट में क्या बोला गया है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी द यूज होता है, हो सकता है, सही है। नॉर्मली तो प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आता है, लेकिन अगर उस प्रॉपर नाउन के पहले, अगर उस खास नाम के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, सुन रहे हैं, अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तब आप द को यूज करेंगे एडजेक्टिव के पहले। एग्जाम्पल देखिए, बताइए एवरीवन, हम द अशोका बोल सकते हैं क्या? द अशोका बोलना गलत माना जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, व्यक्ति विशेष के नाम के पहले द यूज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब देखिए, अगर अशोका के पहले लेके चला आया मैं ग्रेट, तभी अभी बोलो द आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। द ग्रेट अशोका बोलेंगे, बोल सकते हैं क्या? बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो, द पटना बोल सकते हैं क्या? द पटना बोलना गलत माना जाएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले द नॉर्मली यूज नहीं होता है। अभी देखना, द ब्यूटीफुल पटना बोल सकते हैं क्या? द ब्यूटीफुल पटना जरूर बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, है ना। ये हो रहा है क्यों? ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है उसके वजह से, ठीक है एवरीवन। समझ पा रहे हैं ना बात को कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले द नहीं लगेगा, लेकिन उस प्रॉपर नाउन के पहले, ये वो प्रॉपर नाउन है, ये है वो प्रॉपर नाउन, अगर उस प्रॉपर नाउन के पहले कौन आ जाता है? एडजेक्टिव, तब उसके पहले द यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट क्या सिखाना चाहता है आपको? छठा पॉइंट बात कर रहा है एवरीवन पब्लिक प्लेस की। पब्लिक प्लेस तो समझते होंगे, सार्वजनिक स्थल, वो स्थान, वो जगह जो सबके लिए है, जहाँ सब लोग आ जा सकते हैं, है ना। जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, पार्क, रेस्टोरेंट, टेम्पल, ये सब पब्लिक प्लेसेस है, सबके लिए होते हैं, है ना। कोई भी वहाँ आ जा सकता है, ठीक है एवरीवन। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि ठीक है पब्लिक प्लेस सबके लिए होता है, लेकिन हर पब्लिक प्लेस का तो एक पर्टिकुलर पर्पस होता है ना, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अब जैसे स्कूल कॉलेज क्यों बनते हैं बताइए आप लोग? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए ना। मंदिर क्यों बनते हैं? पूजा करने के लिए, कराने के लिए, है कि नहीं? बोल ले रहे लोग। हॉस्पिटल क्यों बनता है? इलाज करने के लिए, इलाज कराने के लिए। तो हर पब्लिक प्लेस का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अब सुनिए, जिस पर्पस से वो जगह बनी है, जिस पर्पस से वो पब्लिक प्लेस बनी है, वो पर्पस, वो उद्देश्य, वो इरादा उसका प्राइमरी पर्पस है। जैसे स्कूल का प्राइमरी पर्पस है पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, स्कूल का प्राइमरी पर्पस है पढ़ना पढ़ाना। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है इलाज करना, इलाज कराना, ठीक है एवरीवन। अब बताइए मुझे कि जिस पर्पस से वो पब्लिक प्लेस बनी है, सिर्फ वही एक्शन होता है क्या वहाँ पे, कि दूसरे और भी सारे एक्शंस होते हैं वहाँ पे? तो आप कहेंगे जरूर, दूसरे और भी काम वहाँ पे होते हैं। ऐसा थोड़े कि सिर्फ प्राइमरी पर्पस ही वहाँ सर्व होता है, नहीं, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी पर्पस भी सर्व होता है, मतलब बाकी सारे काम भी होते हैं वहाँ पे। तो यहीं पे रूल है, नियम है कि अगर कोई पब्लिक प्लेस प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उसके पहले द नहीं लगेगा, अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है तब उसके पहले द लगेगा, है ना। इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, 2 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। पहला सेंटेंस है ही वेंट टू कॉलेज, ठीक है एवरीवन। दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू द कॉलेज। अभी बताओ क्या अंतर है? अब बोलोगे कि यहाँ पे द कॉलेज है, वहाँ पे सिर्फ कॉलेज है, तो अंतर सिर्फ इतना ही थोड़े है ना। इस द के आने से बहुत बड़ा अंतर आ गया। ही वेंट टू कॉलेज मतलब क्या? वो कॉलेज गया था, किस लिए गया था? पर्पस भी सर्व हो रहा है, पर्पस भी समझ में आ रहा है क्या था।
वो कॉलेज किस लिए गया था? या तो पढ़ने गया होगा या तो पढ़ाने गया होगा। तो यहाँ पे एवरीवन प्राइमरी पर्पज सर्व होने लगा, इसीलिए कॉलेज के पहले द नहीं दिख रहा है। आप यूं कहें कि द नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है प्राइमरी पर्पज सर्व हो रहा है। दोनों में से किधर से भी बात स्टार्ट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? वो कॉलेज गया था, ना पढ़ने ना पढ़ाने, कुछ और करने गया था। हो सकता है किसी से मिलने गया हो, किसी स्टूडेंट से, टीचर से, प्रिंसिपल से, या हो सकता है फी पे करने गया हो, साफ सफाई करने गया हो, झाड़ू पोछा लगाने गया हो। सो देयर मे बी एनी अदर पर्पज अदर देन स्टडिंग और टीचिंग। सो यहाँ पे अगर द लगा है एवरीवन, तो इसका मतलब है कि अभी सेकेंडरी पर्पस है ना, द्वितीयक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। समझ में आ गई ना बात? तो बताइए आप लोग, पब्लिक प्लेस के पहले द लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है। कब? जब वो सेकेंडरी पर्पस के लिए सर्व होगा तब, और जब प्राइमरी पर्पस के लिए सर्व होगा तो तब नहीं लगाना है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए सब लोग। माई क्रिश्चियन फ्रेंड्स गो टू चर्च एवरी संडे। ध्यान होना चाहिए सबका इस एग्जाम्पल सेंटेंस पर। माई क्रिश्चियन फ्रेंड्स गो टू चर्च एवरी संडे। हर रविवार मेरे क्रिश्चियन मित्रगण चर्च जाते हैं। बताना है सबको ये सही है कि गलत? बताइए। देखिए, आपका ध्यान सीधे यहाँ पे आना चाहिए, चर्च पे, क्योंकि वही पब्लिक प्लेस है। अब आप देखिए, चर्च के पहले द है कि नहीं? नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही है। नहीं होना चाहिए नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही है। अब बताइए यहाँ द क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर पढ़ के साफ समझ में आ रहा है, क्रिश्चियन दोस्त हैं, हर रविवार को चर्च जा रहे हैं, तो किस लिए चर्च जाते होंगे? प्रेयर करने ही जाते होंगे। प्राइमरी पर्पस सर्व हो रहा है, वो द नहीं लगना चाहिए। सेंटेंस सही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब इसमें कोई कहेगा एवरीवन कि सर ठीक है, क्रिश्चियन हैं, हर रविवार को जा रहे हैं चर्च, लेकिन प्रेयर नहीं करते वहाँ जाके, तब द लगा दोगे, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो आप यूज़ करेंगे वैसा उसका मीनिंग आएगा बाहर। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 6। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 7, है ना। देखिए, बोला जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आपको द यूज करना है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि सुपरलेटिव के पहले ऑलमोस्ट हमेशा यूज होता है द, कंपैरेटिव डिग्री के पहले कुछ केसेस में यूज होता है। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, सुपरलेटिव के पहले द ऑलमोस्ट हमेशा यूज होता है, ठीक, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले कुछ केसेस में यूज होता है। एक एक करके सबको समझते हैं। ऐसे तो पिछले लेसन में बताया जा चुका है आपको कि एडजेक्टिव 3 टाइप का होता है ना। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल हैं ये फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटेलिजेंट। इसका कंपैरेटिव फॉर्म होगा मोर इंटेलिजेंट या फिर लिस्ट इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट या लीस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है। ये पिछले लेसन चैप्टर एडजेक्टिव में भी पढ़ा है हमने। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है उसके पहले द हमेशा यूज होता है लगभग। अब देखिए, सिर्फ फास्टेस्ट नहीं बोलेंगे आप, द फास्टेस्ट। सिर्फ मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द लिस्ट इंटेलिजेंट, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए एवरीवन। लेड is one of the heaviest metals. Lead is one of the heaviest metals. ध्यान दे रहे हैं? देखिए, ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसीलिए उसके पहले आपको द दिख रहा है, ठीक है। तो सिर्फ हेवीएस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द हेवीएस्ट। लेड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स। समझ में आ रही है बात?
तो सुपरलेटिव के पहले द ऑलमोस्ट हमेशा यूज होता है। अच्छा, ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले लेसन में ही चैप्टर एडजेक्टिव में ही बताया मैंने कि केस ऐसा होता है जहाँ पे द यूज नहीं होता है सुपरलेटिव के पहले, है ना। आपने पढ़ा है, याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो जाके पिछले लेसन का वीडियो फिर से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तरफ। बोला जा रहा है कि दो केसेस में उसके पहले भी द लगेगा, दो केसेस में उसके पहले भी द लगेगा, है ना। सम केसेस मतलब दो केसेस, एक एक करके दोनों केसेस को, दोनों कंडीशन को, दोनों सिचुएशन को समझते हैं एवरीवन। केस 1 देखिए, पहला सेंटेंस है रवि इज वाइजर देन जयंत, ध्यान दे रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है रवि इज द वाइजर ऑफ द टू। देखिए दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस में वाइजर है, वाइजर यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब अंतर देखो, पहले सेंटेंस में वाइजर के पहले द नहीं है, दूसरे सेंटेंस में वाइजर के पहले द है। ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो देखिए याद रखना बहुत सिंपल है, जब भी आपके सेंटेंस में ऑफ द टू हो, सुन रहे हैं, जब भी आपके सेंटेंस में क्या हो, ऑफ द टू हो, आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाओगे। तो यहाँ द क्यों है, यहाँ द क्यों है? क्योंकि ऑफ द टू है। यहाँ द क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफ द टू नहीं है ना। यहाँ अगर द लगा दोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से द हटा दोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है एवरीवन जहां पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द यूज होता है। चलिए एक और केस है, केस नंबर 2, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 बात करता है पैरेलल चेंज की। पैरेलल चेंज यानी समानांतर बदलाव, समानांतर परिवर्तन, है ना। पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज। एवरीवन जब दो चीजें या दो से अधिक चीजें साथ साथ बदलती हैं, साथ साथ बढ़ती हैं या घटती हैं या बढ़ती हैं, तो उसको पैरेलल चेंज, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। तो जब भी पैरेलल चेंज का सेंस आएगा ना तो आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाओगे। एग्जाम्पल देख के आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल है द मोर वन गेट्स द मोर वन वॉन्ट्स। ध्यान है ना सबका एग्जाम्पल पर, जितना जिसको मिलता है उतना ही वो चाहता है, मिलता ज्यादा है चाहता ज्यादा है, मिलेगा कम चाहेगा कम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल चेंज, समानांतर बदलाव। अब आप देखिए जहां जहां कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है उसके पहले द आएगा, जहां जहां कंपैरेटिव डिग्री होगा उसके पहले द आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी बात पर, द हायर वी गो द कूलर वी फील। द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना ऊंचा हम लोग जाते हैं उतना ही ठंड हम लोग महसूस करते हैं, है ना। ऊंचाई ज्यादा होगी ठंड भी ज्यादा होगा, ऊंचाई कम हो जाएगी ठंड भी कम हो जाएगा। पैरेलल चेंज, पैरेलल डिक्रीज या पैरेलल इंक्रीज, ठीक है एवरीवन। तो देखिए हायर और कूलर दोनों एडजेक्टिव है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। देखिए दोनों के पहले द आया हुआ है, आया हुआ कि नहीं आया हुआ है। चलिए एवरीवन एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी बात पे, द हार्डर यू वर्क द सूनर यू गेट योर रिजल्ट। द सूनर यू गेट योर रिजल्ट। जितनी कड़ी मेहनत करेंगे आप उतना ही शीघ्र आपको आपका परिणाम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी पैरेलल चेंज है एवरीवन। तो ये हार्डर हो गया, ये सूनर हो गया, दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। देखिए दोनों के पहले द होगा। तो इन दो केसेस में एवरीवन कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी द लगता है। बाकी सुपरलेटिव के बारे में आपने सुना ही कि उसके पहले द ऑलमोस्ट हमेशा लगता है, पॉजिटिव डिग्री के पहले नहीं लगता है नॉर्मली, ठीक है एवरीवन। तो ये था पॉइंट नंबर 7।